अस्सलामुअलैकुम। आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर के तुलबा के लिए तबियत के एक अहम बल्कि बुनियादी तस्वुर पर बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क किया जाता है वो कैसे होता है। जी, और ये समझना वाकई बहुत ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ कशिश सुकुल के असर में हरकत करती है तो वर्क कैसे कैलकुलेट होता है। बिल्कुल। और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जी हाँ, और क्या रास्ता बदलने से वर्क की मिकदार बदलती है या नहीं बदलती, ये देखेंगे आज। चलें तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या चीज़। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ज़मीन के इर्द गिर्द का वो इलाका, वो स्पेस, जहाँ इसकी कशिश सुकुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होती है। और जब कोई जिस्म, कोई ऑब्जेक्ट इस फील्ड में हरकत करता है तो ये फोर्स इस पर वर्क करती है। ठीक है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अच्छा, वो कैसे? वो डिपेंड करता है कि जिस्म की हरकत यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अगर दोनों एक ही सिमत में हो तो वर्क पॉजिटिव। और अगर मुखालिफ सिमत में हो, जैसे अगर आप किसी चीज को ऊपर उठा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, कशिश शकल नीचे खींच रही है, जी तो वर्क नेगेटिव होगा। सही। तो हमारे पास जो मवाद है, इसमें एक मिसाल दी गई है ना। जी, एक जिस्म है जिसका मास m है, उसे पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाया जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। और पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए से h ऊंचाई पर है, वर्टिकल हाइट h है। जी, तो पहला रास्ता पाथ 1 वो तो बिल्कुल सीधा है ए से बी तक। उसमें क्या होगा वर्क। देखें, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वजन mg वो नीचे अमल कर रहा है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट h ऊपर की तरफ है, तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, यानी मुखालिफ सिमत में 180 डिग्री का एंगल। बिल्कुल। तो वर्क डन का फॉर्मूला है W = FD cos थीटा। यहां हो जाएगा mgh cos 180 डिग्रीज, और cos 180 डिग्रीज होता है -1। तो ये बन गया W = -mgh। अच्छा, जी, -mgh। ठीक है। ये तो सीधा रास्ता था। अब अगर हम रास्ता बदल दें, फर्ज करें हम ए से पहले दाईं तरफ जाएं डी तक हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और फिर डी से सीधा ऊपर जाएं बी तक वर्टिकली, यानी रास्ता हुआ ए डी बी, पाथ 2। अब क्या होगा। हाँ, ये दिलचस्प है। पहले देखें A से D तक, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। जी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्टिकल है, नीचे की तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गए 90 डिग्री। बिल्कुल, और cos 90 डिग्री सिफर होता है। तो A से D तक के सफर में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन सिफर है, 0। अच्छा, ठीक है। और फिर डी से बी तक। D से B तक तो सीधा ऊपर जा रहे हैं, h हाइट तक, फोर्स mg नीचे है। तो ये बिल्कुल पाथ 1 जैसा केस बन गया। यानी -mgh। जी, तो पाथ 2 का कुल वर्क हुआ 0 + -mgh। जो कि -mgh ही है। कमाल है, वही जवाब आया। जी। अच्छा, एक और रास्ता आजमाते हैं, पाथ 3। ए से पहले ऊपर जाएं सी तक वर्टिकली, और फिर सी से बी तक हॉरिजॉन्टली, ACB। ठीक है, A से C तक वर्टिकल मूवमेंट, ऊपर की तरफ, फोर्स mg नीचे, तो वर्क कितना हुआ? -mgh। बिल्कुल, -mgh। और C से B तक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, फोर्स वर्टिकल है, एंगल 90 डिग्री। तो वर्क सिफर। सही। तो इस पाथ 3 का कुल वर्क बना -mgh + 0। फिर से -mgh। जी हाँ, तो तीनों रास्तों पर ए से बी जाने का वर्क डन एक जैसा -mgh आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि रास्ता कोई भी हो, वर्क डन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट बी के रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी उनकी वर्टिकल हाइट h पर। आप बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंची हैं। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, कर्व्ड पाथ हो ए से बी तक, पाथ 4 जिसे कहा गया है। जी, उस पर भी यही होगा। आप इस कर्व पाथ को बहुत छोटे नन्हे मन्ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। अच्छा। जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स होंगे उन सब में वर्क डन सिफर होगा, क्योंकि वो फोर्स के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। और जितने भी नन्हे नन्हे वर्टिकल स्टेप्स डेल्टा y1, डेल्टा y2 एटसेट्रा होंगे, उन सब को जब आप जमा करेंगी तो वो कुल वर्टिकल हाइट h ही बनेगी। अच्छा। तो इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स का कुल वर्क डन भी -mg डेल्टा y1
प्लस डेल्टा Y2 प्लस यानी माइनस mgh ही आएगा। जबरदस्त। तो ये साबित हो गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड में 2 पॉइंट्स के दरमियान किया गया वर्क रास्ते पर मुनहसर नहीं होता, पाथ इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल दुरुस्त। और तबियत में ऐसी फील्ड्स जिनमें वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करे, उनका कोई खास नाम होता है? जी, उन्हें कंजर्वेटिव फील्ड्स कहते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड्स। जी, इसकी एक और पहचान ये है कि अगर आप किसी कंजर्वेटिव फील्ड में एक क्लोज्ड पाथ पर चलें, यानी जहां से शुरू करें, घूम फिर कर वहीं वापस आ जाएं। जैसे ए से बी जाएं और फिर बी से वापस ए आ जाएं। बिल्कुल। तो इस पूरे क्लोज्ड पाथ पर कुल वर्क डन हमेशा 0 होगा। अच्छा, क्या हम ये साबित कर सकते हैं जैसे ए से बी तक पाथ 1 पर गए तो वर्क -mgh था, जी, और अगर बी से सीधा नीचे ए तक आए तो डिस्प्लेसमेंट h नीचे की तरफ है, फोर्स mg भी नीचे, एंगल 0 डिग्री, cos ऑफ 0 = 1, तो वर्क होगा +mgh। तो राउंड ट्रिप में -mgh प्लस mgh। 0। वाह! तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। जी हाँ। ये तो बहुत ही अहम तस्वुर है। अच्छा, एफएससी के जो तुलबा हैं, उन्हें इम्तिहान के लिए इस टॉपिक को कैसे तैयार करना चाहिए? यकीनन ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। इम्तिहान में अक्सर कंजर्वेटिव फील्ड की तारीफ पूछ ली जाती है। ठीक है। या फिर ये साबित करने को कहा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव क्यों है। जिसके लिए वो मुख्तलिफ पाथ्स पर वर्क डन mgh कैलकुलेट करके दिखाएंगे, जैसा हमने अभी किया। बिल्कुल, वो AB, AD, ACB वाले कैलकुलेशंस और वो जो फिगर 4.8 और 4.9 जैसी डायग्राम्स हैं, किताब में उन्हें समझना बनाना आना चाहिए। और फॉर्मूले? जी, बुनियादी फॉर्मूले जैसे W=FD cos थीटा और ख़ास तौर से W=-mgh, और ये जो डेरिवेशंस हैं, इनके स्टेप्स याद रखने होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या लॉन्ग में? दोनों में आ सकता है। डेफिनेशन शॉर्ट में और प्रूफ या कैलकुलेशन लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बन सकती है। बहुत खूब। तो आज हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन को तफसील से समझा और ये जाना कि ये एक कंजर्वेटिव फील्ड क्यों है। जी, और इस गुफ्तगू के आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन रास्ते पर मुनहसर नहीं करता, तो सोचें कि इसका ताल्लुक तवानाई की बका के कानून यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे बनता है। क्या यही तसव्वुर पोटेंशियल एनर्जी के ख्याल की बुनियाद फराहम नहीं करता? बहुत दिलचस्प नुक्ता है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।